हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये पार्ट 2 है फरवरी का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके पहले प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी करंट अफेयर्स है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लगभग हम लोग कवर किए थे अक्टूबर 2024 तक। नवंबर दिसंबर 2 महीने का करंट अफेयर्स बाकी है, प्लस ये जनवरी चल रहा है। ये तीनों महीने का हम एक ही बार कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल जो बचा हुआ था वो सारा कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद विजन का करंट अफेयर्स 365 सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 155 स्मार्ट गोला बारूद को विकसित करने के लिए म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी 155 मिमी यानी कि मिलीमीटर गाइडेड स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। इसका उद्देश्य की बातें करें तो आर्टिलरी गन गोले की सटीकता और रेंज में सुधार करना। इसका उद्देश्य जो है 500 मीटर के मौजूदा सीईपी की तुलना में 10 मीटर का सर्कुलर एयर प्रोबेबल सीईपी हासिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्था ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा जिगर थंडा की सफलतापूर्वक स्थापना और प्रशिक्षण किया गया है। ये किया गया है आईआईटी कानपुर। ठीक है, देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर में भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल की सफलतापूर्वक स्थापना किया गया है। इसका प्रशिक्षण की बात करें तो S2 जिसका उपनाम है जिगर थंडा 24 मीटर लंबा सुविधा है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के भीतर आईआईटी कानपुर में हाइपरसोनिक प्रायोगिक वायु गति प्रयोगशाला में स्थित है। S2 3 से लेकर 10 किलोमीटर सेकेंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है, जो वाहनों के वायुमंडलीय प्रवेश, क्षुद्र ग्रह प्रवेश, स्क्रैम जेट उड़ानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दौरान होने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों को अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 ने बोडो पोरजा, खोन पोरजा, कोंडा शावरा को किस राज्य की एसटी सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024, इसका उद्देश्य की हम बातें करें तो इसके उद्देश्य जो है ये संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना है। इस विधेयक में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ विशेष रूप से कमजोर जो जनजाति है, जैसे उसको पीवीटीजी में जोड़ना है। वो जनजाति है बोडो पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सावरा। ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन 2024 द्वारा किस राज्य की पौंडी भुइया, चुक्ती भुंजिया, बोंडो मनकीडिया समुदाय को ST/SC सूची में जोड़ा गया है? तो आप फिर से सुन लीजिए, ये जो संशोधन विधेयक 2024 जो है ये कह रहा है कौन सा राज्य है जहां की जो जनजाति है यानी ट्राइब है वो पौंडी भुइया है, दूसरा चुक्ती भुंजिया और तीसरा जो है बोडो और मनकाडिया समुदाय को ST की सूची में जोड़ा गया है। तो ये उड़ीसा की ट्राइब है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024 यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024 में उड़ीसा में इसे बोले तो अनुसूचित जनजाति के संविधान संशोधन, इसमें संशोधन करके 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया है। उड़ीसा में पीवीटीजी को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया है। जो भी है पौंडी भुइया हो गया, पौड़ी भुइया हो गया, भुइया जनजाति पर्यायवाची के रूप में शामिल है। चुटकियां भुंजिया और भुंजिया जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। बोडो समुदाय जो है बोंडो पोरजा की उप जनजाति है। मनकिडिया की बात करें तो मनकिडिया समुदाय जो है ये जनजाति का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है।
तो पूछेगा कि नई दिल्ली में कहाँ पे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। और इसमें क्या है, तैराकी, वाटर पोलो, डाइविंग स्पर्धा में अंडर 20 आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो ये जीता है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। देखिए, ये तबला वादक थे जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेव के। ठीक है, फ्यूजन म्यूजियम ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए 66वां ग्रैमी अवार्ड ये जीते हैं। ठीक है, शक्ति का तीसरा स्टूडियो एल्बम दिस मोमेंट 23 जून 2023 को रिलीज हुआ था, जो 46 वर्ष के बाद इसी नाम से उनकी वापसी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अनुभवी भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक ने अपने सहयोगी एल्बम एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता है? ये राकेश चौरसिया जीते, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, ये काफी सीनियर है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया काफी मतलब सीनियर है और अपने सहयोगी एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीतने में सफलता प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका उद्देश्य जो है भारतीय आबादी में पाई जाने वाली अनुवांशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची तैयार करता है? बिल्कुल सही है। इसे सरकार ने 2020 में मंजूरी दिया था, ये भी सही है। जीनोम इंडिया पहल हमारे विकास के इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। सरकार की जीनोम इंडिया पहल देश भर के स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10,000 संपूर्ण जीनोम सफल अनुक्रम की घोषणा, जिसके लिए जनसंख्या का अनुवांशिक मानचित्र तैयार हुआ है। ठीक है, अनुवांशिक विविधता का मानचित्र हमारे विकास के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न रोगों के अनुवांशिक आधार की खोज करने के लिए बहुत जरूरी है। भविष्य की चिकित्सा पद्धति तैयार करने के लिए भी जरूरी है। मानव जीनोम अनिवार्य के रूप में बातें करें तो एक जैविक निर्देशक पुस्तिका है, जो कि हमारे अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। लाइक बोले तो सिर्फ 4 अक्षर होते हैं, जैसे ACGT। ठीक है, ये लिखा गया एक पुस्तक है, ये 4 के आधार पर जो मिलकर हर किसी की अनूठी अनुवांशिक संरचना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कौन सा सही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1952 से 2019 तक 4 गुना बढ़ा था, या फिर प्रति निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवारों की औसत संख्या 1952 से 2019 तक घट गया था, या फिर बिहार तमिलनाडु राज्य स्तरीय दलों की उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व अधिक रहा। तो कौन सा सही है? तो केवल इसमें 1 और 3 सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आधिकारिक आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4 गुना से अधिक बढ़ गया था। 1952 में लगभग 1874, 2019 में कितना था, 8039। इसी आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें निर्वाचन क्षेत्र में, तो 4.67 से बढ़कर के 14.8 हो गया था। ठीक है, इसका अगर हम लोग कारण देखें तो निजामाबाद से 185 उम्मीदवार थे, बिहार से 6 राष्ट्रीय दल थे, तमिलनाडु से 8 थे। ठीक है, अगर परसेंट में प्रतिनिधि की बात करें तो 1.2 और 1.3, यानी कि बिहार में कितना था 1.2, तमिलनाडु में कितना था 1.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। इसमें 5 राज्य में 30 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र है, तो कौन कौन वो राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें 80 है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39। इन राज्यों को मिलाकर के 249 सीटें हैं, यानी लोकसभा में 46% सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा किया? उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 समारोह के विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां था। कौन सा सही है? तो केवल
दो सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है तो ये इंदिरा गांधी नहीं होकर के राजीव गांधी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी हो जाएगा। देखिए, ये लगभग 1986 में उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है, और उसी समय रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। और वह खोज जिसके लिए भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन के द्वारा किया गया था रमन प्रभाव की खोज, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 समारोह का थीम की बात करें तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में हम लोग इस पे स्टेटमेंट देखते हैं। क्या राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किया था, या फिर परिणामों से पता चलता है कि 2022-23 में 11 वर्षों में उपभोग शहरी यानी कि शहरी उपभोग व्यय और ग्रामीण व्यय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के लिए भोजन पर व्यय में एक्सपेंडिचर में हिस्से में वृद्धि हुआ। कौन सा सही है? तो ना तो एक सही ना ही बी सही, हमारा आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि NSSO ने ये अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया। इसे पता चलता है कि 22-23 में 11 वर्षों में ग्रामीण उपभोग और शहरी व्यय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के लिए भोजन पर व्यय के हिस्से में गिरावट आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस नामक एक शोध पोत पर कोस्टा रिका की गोल्फिटो से चिली के वलपरिसो तक यात्रा करते समय 4 पानी के नीचे पहाड़ों की खोज किया है? तो ये किया है फाल्कोर भी, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, समिट महासागर संस्थान ने, ठीक है, समिट महासागर संस्थान ने घोषणा किया है कि उनके वैज्ञानिक ने कोस्टा रिका और गोल्फिटो से चिली के यानी कि गोल्फिटो से कहां तक? चिली। इसे में गोल्फिटो से चिली के वालपराइसो तक यानी कि वालपराइसो तक एक शोध पोत पर यात्रा करते समय पानी के नीचे 4 पर्वत की खोज किया है, जिनमें सबसे ऊंचा पर्वत 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबा है। शोध पोतों फाल्कोर और फाल्कोर 2 ने लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण किया है। 29 पानी के नीचे पहाड़ियों खाइयों की खोज हुआ है, जिसमें नवीनतम खोज फाल्कोर 2 का उपयोग किया गया था। कार्य इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी के नीचे की खाइयों में अक्सर गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियां होती है। स्पंज और एनीमोन पाए जाते हैं जो उनके जीवों के साथ रहते हैं। भोजन आश्रय का चट्टानी सतह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 7 बड़ी बिल्लियों पर विचार कीजिए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है, और कह रहा है कि इसमें क्या फिर उपयुक्त में से कौन सी बिल्लियां भारत में पाई जाती है? क्या इसमें शेर पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, तेंदुआ भारत में पाया जाता है, या फिर इसमें चीता पाया जाता है, या फिर हिम तेंदुआ पाया जाता है, या फिर प्यूमा पाया जाता है, या फिर जगुआर पाया जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें, बोले तो प्यूमा जो है भारत में नहीं पाया जाता है, तो हमारा 7 तो नहीं होगा, तो 7 यहाँ इसको हटाइए। इसके बाद हमारा शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, इसके अलावा हिम तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है, जगुआर नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक है, अलायंस की स्थापना की घोषणा की, जिसके लिए
केंद्र सरकार वर्ष 2028 तक 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजट की सहायता देगी IBCA, ठीक है, यानी कि कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इसके सचिवालय भारत में स्थित बनाया जाएगा। IBS पहल इसका जो है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में मैसूर में शुरू किया गया था। IBS का इसका उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए सहयोग करना, सुनिश्चित करना, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ, जगुआर प्यूमा के अलावा इनमें 5 बिल्लियां भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जगुआर और प्यूमा ये नहीं पाया जाता है, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि लोकपाल कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, या फिर लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो आपको बता दें, लोकपाल के अध्यक्ष जो होते हैं ये 65 नहीं होता है, ये लगभग 70 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो हमारा B नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। देन हम लोग फिर भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है, पहले लोकपाल अध्यक्ष झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहतिन थे, तो ये भी नहीं होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सदन के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 1 और 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है, इसमें C हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, या फिर 70 वर्ष आयु, 65 हुआ था इसलिए हमने काटा, ठीक है। पहले लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, जिन्होंने मार्च 2019 में पदभार ग्रहण किया था। मई 2022 की बातें करें तो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक लोकपाल के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या FMR के तहत पहाड़ी जनजाति का प्रत्येक सदस्य जो या तो भारत के नागरिक हो, या फिर म्यांमार का नागरिक हो, या फिर जो सीमा के दोनों और 16 किलोमीटर के भीतर किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, 1 साल की वैधता वाले सीमा पास के उत्पादन पर पार कर सकता है या 2 सप्ताह तक रह सकता है। दूसरा कह रहा है, FMR को 2017 में मोदी सरकार की एक टेस्ट नीति के हिस्सों के रूप में उस समय लागू किया गया था जब भारत म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध बढ़ रहे थे। कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। केंद्र ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने के लिए भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने के निर्णय लिया है, ठीक है। ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? ये लिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रिसेंटली आप द हिंदू में पढ़ते ही होंगे, तो उसमें आपको पता चल गया था कि इसे समाप्त कर रहे हैं वो। FMR के तहत पहाड़ी जनजाति के प्रत्येक सदस्य या तो भारत के नागरिक हो, या म्यांमार के नागरिक हो, या जो सीमा के दोनों सीमा से 16 किलोमीटर के भीतर किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, 1 वर्ष तक की वैधता वाले सीमा को प्रस्तुत करके सीमा पार कर सकता है और 2 सप्ताह तक रह सकता है। FMR को मोदी सरकार ने ये 2018 में लाए थे, ठीक है, एक टेस्ट नीति, यानी पहले जो था इस टेक पॉलिसी उसको चेंज करके इसे बनाया गया था एक टेस्ट नीति, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में LNG क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पेट्रोनेट LNG भारत का सबसे बड़ा LNG टर्मिनल ऑपरेटर है, या फिर भारत श्रीलंका को तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एलएनजी की आपूर्ति बंद करने जा रहा है, या भारत क्या हो गया? फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में एलएनजी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोनेट एलएनजी भारत का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर है। भारत श्रीलंका को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद किया जा रहा है। भारत अपनी गैस मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा करने के लिए एलएनजी आयात पर निर्भर है। कौन सा सही नहीं है, गलत है कह रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक सही है और 3 सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी सही नहीं है कह रहा है, यानी कि गलत पूछ रहा है। कौन सा गलत है? तो 1 गलत है, इसके अलावा 3 गलत है, 2 तो सही है, क्योंकि भारत श्रीलंका को तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति बंद करने जा रहा है, ठीक है। ये तो सही है, हमें बताना है गलत है, तो 1 3 गलत है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत अगले वर्ष के अंत तक श्रीलंका को तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति शुरू कर देगा और कोलंबो बंदरगाह पर एक अपतटीय पूरक गैसीकरण टर्मिनल स्थापित करेगा, ठीक है। इसकी आपूर्ति के लिए जो कि कोलंबो भेजे जाने वाले टैंकरों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही टर्मिनल का निर्माण जो है संचालन भारत के सबसे बड़े एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा किया जाएगा। भारत अपने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ा करके 2030 तक 15% करना चाहता है। देश पहले से ही अपनी गैस मांग के लगभग आधे हिस्से को पूरा करने के लिए एलएनजी आयात पर निर्भर है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी एलएनजी आयात भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असम और मिजोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है। मुद्दा जो है औपनिवेशिक सीमांकनों की उपज है, या फिर दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का अस्पष्ट जमीनी सीमांकन है। कौन सा सही है? तो केवल 1 सही है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मिजोरम और असम, ठीक है, लंबे समय से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहा है, सहमति व्यक्त कर रहा है। बैठक के दौरान लालदूहोमा और शर्मा 2 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयास करने में सहमति व्यक्त किया। मिजोरम के 3 जिला आइजोल, कोलासिब, ममित, असम के कछार, करमगंज और हेलन कांडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद एक दीर्घकालिक मुद्दा है, औपनिवेशिक सीमांकनों से उपजा है। मिजोरम का दावा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BFR 1873 के तहत 1875 में अधिसूचित इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। 509 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर असम ने 1933 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए नक्शे पर दर्शाया गया सीमा को अपनी संवैधानिक सीमा माना है। दोनों अपने राज्यों के बीच सीमाओं का कोई जमीनी सीमांकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए की स्थापना किया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 2 महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो मानव डीएनए की बैंक स्थापना और वन्यजीव डीएनए बैंक जल्द ही पूरा होना है, ठीक है। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित डीएनए एक्सट्रैकर मशीन में सुसज्जित है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों पर आयात शुल्क घटाकर कितना किया है? तो 10%, ठीक है।
देखिए, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों पर आयात शुल्क को 15% से घटा करके 10% किया गया है। इस कदम देश में मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था, क्योंकि देश का ध्यान निर्यात और अधिक व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। फ्रांस यूरोपीय क्षेत्र में यूपीआई भुगतान तक पहुंचने वाला पहले देश में से एक है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ई कॉमर्स प्रोक्सीमिटी भुगतान को सुरक्षित करने वाली फ्रांस की प्रमुख कंपनी लाइरा के साथ साझेदारी हुआ है। एफिल टावर से शुरू करते हुए फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यानी कि यूपीआई को स्वीकार करने की घोषणा की है। आधिकारिक तौर पर यूपीआई भुगतान का समर्थन करने वाला देशों की सूची, पहले श्रीलंका, फिर मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल है। ठीक है, टोटल हम लोग देश की बातें करें, 1 2 3 और संयुक्त अरब अमीरात 4, सिंगापुर 5, भूटान 6, नेपाल 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव जोशी है। संजीव जोशी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुस्तक एक समंदर जो मेरे अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक कई वर्षों में लिखा गया है, जिसमें 75 कविताओं का संकलन है। इस कविताओं में विभिन्न विषयों और भावनाओं को सहमति किया गया है, जो उनके विचारों, अनुभवों की गहराई और विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंशकालिक सदस्य होगा? ये होगा सौम्या कांति घोष, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले थोड़ा। भारत के राष्ट्रपति 16वें वित्त आयोग 3 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति किया है। 3 पूर्णकालिक सदस्य जो है अजय नारायण झा 15वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य और व्यय विभाग के पूर्व सचिव हैं। इसके अलावा एनजी जॉर्ज मैथ्यू पूर्व विशेष सचिव, ये व्यय विभाग के हैं। निरंजन राजाध्यक्ष कार्यकारी, इसके अलावा कार्यकारी निदेशक। अर्था गोबल भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार। सौम्या कांति घोष अंशकालिक सदस्य होंगे। 16वें वित्त आयोग के 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराना होगा। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। सचिव जो है ऋत्विक रंजन पांडे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 2 चरणों में आयोजित किया गया, या फिर भारतीय सेना की टीम ने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का खिताब जीता, या फिर इसकी मेजबानी जम्मू कश्मीर ने किया, या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर हिमालयन याक था? कौन सही है? तो केवल व केवल 1 सही है, 2 सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह के लद्दाख में हुआ था, लद्दाख के लेह में हुआ था। एंड दूसरा हम लोग देखें, जबकि दूसरा 21 से लेके 25 फरवरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारतीय नौसेना की टीम 10 स्वर्ण पदक, रजत और 6 कांस्य पदक जीत करके, ठीक है, KIWG 2024 का खिताब जीता। कर्नाटक ने 9 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक के साथ रजत पदक जीता। पिछले 3 संस्करणों की बात करें 2020, 21, 2023, तो जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित किए गए, जम्मू कश्मीर के द्वारा आयोजित किया गया था और जीता भी गया था। क्षेत्रों की परंपरा और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर जो है हिम तेंदुआ था। ठीक है, इसे लद्दाख क्षेत्रों में CNC या शान नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि घोषित किया गया है? तो ये किया गया है तुर्की, सऊदी अरब और कतर को। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये किया गया है तुर्की को, भारत को, कतर को। ठीक है, देखिए
एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 तुर्की, भारत, कतर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में ये तीनों देश को मुख्य अतिथि घोषित किया गया था। इसके अलावा इस सम्मेलन में 12 से 14 फरवरी तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में मतलब दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में 12 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है दुनिया भर में 25 से अधिक सरकारी और राष्ट्र प्रमुखों के बीच चर्चा का सुविधाजनक बनाना है। शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2024 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका योजना द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया था। और शिखर सम्मेलन विषय जो है सतत विकास, जलवायु, न्यायालय के लिए नेतृत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले वर्ष की तुलना में खुदरा चावल की कीमतों में 15% की वृद्धि दर प्रभाव को कम करने के लिए सब्सिडी दर पर भारत चावल पेश किया है। तो ये 29 रुपए प्रति किलो, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। भारत के खाद्य मंत्री जो है पीयूष गोयल ने पिछले साल खुदरा चावल की कीमतों में 15% की वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर भारत चावल पेश किया। और चावल 5 किलो और 10 किलो पैक में उपलब्ध होगा। भारत आटा जो है ये लगभग 27.5 रुपए, यानी 27.5 रुपए मान लो, ये लगभग, यानी पर किलो। भारत चना की बात करें, भारत चना, तो ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम दर से उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से बेचा जा रहा है। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल किस शहर में शुरू हुआ? तो मुंबई में। देखिए, टाटा ट्रस्ट मुंबई के महालक्ष्मी भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल शुरू करने जा रहा है। अस्पताल अपनी तरह का पहला अस्पताल, ठीक है, पहला अस्पताल 98,000 वर्ग फुट में फैला है। इसकी क्षमता 200 से अधिक बिस्तरों की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गंगा तीरी गायों के लिए संरक्षण केंद्र किस शहर में बनाया गया? तो वाराणसी में बनाया गया। किस राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्यों के युवा को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? तो ये माल्टा हो जाएगा, ठीक है। 129वां देश याद रखना है, ठीक है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देश में गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में विविध क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ प्रवासन गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ताइवान हो जाएगा। देखिए, भारत ने ताइवान के साथ प्रवासन गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि ताइवान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार मिल सके। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय श्रम सहयोग संबंधों को मजबूती मिलेगा। तो गाइज, ये सारा रहा अपना कंप्लीट हो गया फरवरी 2024 का। इसके बाद हम जनवरी 2024 कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग लगभग 23 फिर दिसंबर 2023, नवंबर 2023, अक्टूबर 2023 इतना करेंगे। यानी लगभग हम लोग UPSC का जो पेपर होने वाला है 1.5 साल का हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे। 1.5 साल या फिर लगभग 17-18 महीना, 1-2 महीना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, खासकर बैक से भी आता है। तो इतना आप लोग करके जाइएगा किसी भी एग्जाम में, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे कोई भी स्टूडेंट न्यू हो तो कमेंट कीजिएगा एंड या फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और हो सकता है कोई वर्ड में त्रुटि हो उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ह्यूमन एरर, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। एंड मुझे सजेशन दीजिएगा कि किस टाइप का आप लोग वीडियो चाहते हैं, वैसा मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन लगा के पढ़ते रहिए।